हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक दूसरी सीरीज शेयर करने जा रहा हूँ। अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक मेरे अकॉर्डिंग तो खैर बहुत अच्छी एक सीरीज है जो बेसिकली वॉर, सर्वाइवल, इन सब पे बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कहानी ऐसे है। ये अटैक ऑन टाइटन एक अपने राइटर हैं इशायामा हाजिमे, इनका एक क्रिएशन है। ये बताते हैं कि एक जगह होती है, पैराडाइज आइलैंड नाम होता है। तो बेसिकली एक अंधेरे ही काल्पनिक दुनिया, एक फिक्शनल एक तरह से कह सकते हैं अपनी इनकी स्टोरी में है। यहाँ पे जो ह्यूमन रेस है वो रहती हैं, कुछ मैन ईटिंग स्पीसीज हैं वो रहते हैं, और जो मैन ईटिंग स्पीसीज है बेसिकली उन्हीं को टाइटन कहा जाता है, जो कि जो पैराडाइज आइलैंड पे रहते हैं ना, जो भी ह्यूमन रेसेस जो भी ह्यूमन रहते हैं, तो वो बेसिकली 3 वॉल के अंदर रहते हैं। वॉल मारिया है, वॉल रोज है एंड वॉल शीना है। तो ये तीनों जो वॉल्स हैं, इन बेसिकली जो यहाँ पे कुछ हजार के करीब लोग रहते हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाए होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन वॉल का क्या हिस्ट्री है। तो दीवार के अंदर जो बंदे रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, जो भी, तो उनकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि शुरुआत में जो वॉल मारिया होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट जिला होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, शिगानशिना में होती है। यहाँ एक फैमिली रहती है। फैमिली इस तरह से जिसमें एक बच्चा होता है, एरन येगर नाम होता है उसका। उसके फादर जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। तो इस फैमिली का इसलिए जिक्र ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें जो ये बच्चा होता है एरन येगर, एक तरह से ये इसके अंदर एक टाइटन का ब्लड होता है, फाउंडिंग टाइटन का। चलिए आगे बताता हूँ इसमें क्या है। तो बचपन में क्या होता है कि इसके पास इसके फादर एक लड़की के यहाँ जाते हैं उसकी कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब एक तरह से दोस्त रहता है उनका। तो उसके पास जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो पहुंचने से पहले ही कुछ लुटेरे टाइप के लोग आते हैं जो उस लड़के के घर में घुस के उसके मम्मी पापा को मार देते हैं और उसे भी ले जाते हैं उससे। तो एरन जो होता है, एरन और उसके फादर वहाँ गए होते हैं, तो उन्होंने ये सीन देखा। फिर वो उस लड़की को रेस्क्यू करके अपने घर ले आते हैं क्योंकि उसके पास कोई था नहीं रहने के लिए। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एरन के पिता जो होते हैं डॉक्टर हैं, तो एक किसी दूसरे शहर में एक बंदा बीमार था, तो उसके इलाज के लिए वो एरन को बोल के चले जाते हैं। मतलब फैमिली के साथ एक मीटअप होता है डिनर करके, फिर वो निकल जाते हैं। तभी डिनर टेबल पे उसकी जो बहन होती है मीकासा, जो उसको वो ले आया होता है, तो वो बोल बैठती है कि एरन वांट्स टू जॉइन द स्कॉट्स रेजिमेंट। इस पे उसकी माँ भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है कि ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि स्कॉट्स रेजिमेंट वो होती है जो बाहर दीवारों के बाहर जाके टाइटन्स के रहने का वो कैसे आते हैं, उनके बेसिकली उनके राइम का वो लुक आफ्टर करते हैं और उन चीज को खुद के मॉनिटर करते हैं बचाने के लिए। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी अचानक से एक कोलोसल टाइटन होता है इसमें, वो अचानक से आ जाता है। उसकी आते ही वो दीवार टूट सी जाती है। कोलोसल टाइटन के साथ साथ एक आर्मर टाइटन होता है, वो भी आ जाता है। उसके आते ही उसने भी सारी दीवारें तोड़ देता है वो। उसके दीवार तोड़ते ही बाहर जो टाइटन्स घूम रहे होते हैं वो सीधे शिगानशिना में घुस जाते हैं, शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में घुस आते हैं। वो आकर बहुत तबाही करते हैं, पूरा शहर तोड़ देते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। वो तो बिटवीन जो एरन के घर होता है वो भी कोलैप्स हो जाता है और उसकी माँ को वो टाइटन खा जाता है। इसको देख के एरन को बहुत गुस्सा आता है, वो पूरी टाइटन को खत्म करना चाहता है। ऐसा उस बच्चे के अंदर ये भावना रह जाती है। फिर जिस समय बीतता है, धीरे धीरे एरन जो होता है वो सर्वे कोर यानी कि वो फौज ज्वाइन करता है और फौज में उसने स्काउट रेजिमेंट अपना ऑप्ट करता है ताकि वो बाहर जाके टाइटन से लड़ सके और अपनी माँ का बदला ले सके। अब इसके साथ 2 दोस्त और होते हैं, एक तो ये मिकासा हो गई और एक आर्मिन होता है।
तो ये तीनों हमेशा साथ साथ पढ़ा करते थे। तो जब एरन डिसाइड करता है मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए, तो ये दोनों भी उसके साथ साथ चले जाते हैं। मीकासा का क्या होता है कि वो हमेशा एरन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि जो वो माँ थी उसकी, मतलब जिसके घर वो रह रही थी, वो ये उसके वर्ड्स थे कि नो मैटर व्हाट यू हैव टू प्रोटेक्ट हर, कुछ भी हो जाए। और आर्मिन था, तो आर्मिन उतना स्ट्रांग नहीं था, बट वो काफी इंटेलिजेंट था, सिचुएशन को बढ़िया रियलाइज करता था वो। तो तीनों अपना स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन हो जाते हैं। स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन होने के बाद जैसे ये बाहर जाते हैं अपने ऐसे पेट्रोल पे, तो धीरे धीरे इनके पास जो डेटा इकट्ठा होता है उससे ये कंक्लूजन निकलती है कि कुछ आदमी जो ह्यूमंस हैं वो ही टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपस में वो मतलब टाइटन्स में भी और ह्यूमन रेस में दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइप से था। तो बेसिकली उनको ऐसा बनाया जाता था, उनके ब्लड में इंजेक्ट करके कुछ लोग जो होते थे उस टाइटन के एडवर्स को कंट्रोल कर लेते थे, तो वो टाइटन अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तो बेसिकली बिल्कुल ही टाइटन फॉर्म में ही रह जाते थे। तो टाइटन के बारे में धीरे धीरे और काफी बदलता गया। उनको ये शिफ्टर्स कहा करते थे जो ऐसा कर लिया करते थे। तो दीवार जैसे सर्वे कोर्स का अपना अपना डेस्टिनेशन बढ़ता जाता है, मतलब एक्सपेंशन होता जाता है इनका पेट्रोलिंग का एरिया, वैसे वैसे इनको पता चलता जाता है कि इसके बाहर भी दुनिया है, इसके बाहर भी दुनिया है, इसके बाहर भी सभ्यता है जो मौजूद है, उसको मार्ले कहते हैं। तो मार्ले काफी पावरफुल है, पावरफुल एक तरह से नेशन टाइप का था, जो कि एल्डियन लोगों से, जो कि यहाँ के जो स्पीसीज रहते थे ना, जो पैरडी आइलैंड पे हैं, इनको एल्डियन रेस कहा जाता था, और वो खुद को मार्लियन कहते थे। तो जो मार्लियन थे वो बेसिकली एल्डियन को हेट करते थे, उन्हें ये डेविल देखते थे कि टाइटन्स की असली वजह यही है, यही टाइटन्स बन जाते हैं और हमें इसे परेशान करते हैं, या इतनी सारी तबाही की वजह यही एल्डियंस ही हैं जो कि टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्डियन और मार्ले के बीच से काफी पुराना ऐसे ही बैटल टाइप का चलता है। एल्डियन लोग का जो हिस्ट्री था, जो पास्ट रहा था, वो काफी हॉरर टाइप का था, हॉरर और टेरिफिक कह सकते हैं, थोड़ा उलझा टाइप का और काफी ट्रबलसम टाइप का था। उन्हें मार्ले पीपल्स थे, उनके द्वारा हमेशा सताया जाता था, दबाया जाता था, और उन्हें हमेशा ऐसा एविल डेविल के रूप में देखा। मार्ले एल्डियन लोगों को टाइटन्स के निर्माण के लिए सही, मतलब बेसिकली वो नहीं मानते थे कि वो सारे यार टाइटन्स की वजह यही है। तो एल्डियन लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ते रहते थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो मार्ले के जो उनकी मिलिट्री फोर्स थी वो उसको हरा पाए। जब ऐसे ही एक अटैक हुआ रहता है, उनमें क्या था, जो इन्हें दीवार तोड़ी थी वो 104 जो सर्वे कोर था, जिनमें एरन, मिकासा, आर्लेट थी, तो उनमें से क्या 3 बंदे होते हैं, वो बेरथोल्ड और एक एनी और एक राइनर। ये 3 क्या, वो ये बाहर वाले दुनिया के बंदे होते हैं, तो ये टाइटन को कंट्रोल कर पाते थे। तो ये शिफ्टर्स, ये खुद को टाइटन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे, फिर टाइटन से ह्यूमन फॉर्म में जाते थे। तो ये ह्यूमन फॉर्म में रह के ये 104 सर्वे कोर ज्वाइन करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं और अंदर ही रहते हैं। तो ये जो कोलोसल टाइटन था ये बेरथोल्ड था, क्योंकि और इसी ने उस समय अपना टाइटन फॉर्म स्विच किया था, जिसकी वजह से उसने स्विच किया, फिर राइनर ने स्विच किया और दीवार तोड़कर सारे टाइटन्स को अंदर आने दिया। तो देखा जाए तो एक तरह से ब्लैक शिप यही थे तीनों, बट ये बात एक्चुअली किसी को पता नहीं थी। ये ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपस में अंदर रह रहे इंसान जो अपने साथ है, ट्रेंड हैं, जो अपने कॉमरेड्स हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। कोई शक, मतलब बिल्कुल कोई शक ही नहीं कर सकता था। इस तरह से इन तीनों ने अपने आप को परसुएट किया था। फिर इसके बाद ऐसे ही हो रहा होता है, तो इनमें एक जीक नाम का बंदा होता है, जीक येगर, जो कि एक तरह से एरन का भाई टाइप का है, जो पता नहीं किस एरन को, क्योंकि वो उसके पिता का, जब वो बाहर की दुनिया में रह रहे थे तब का बेटा था। तो
ऐसे ही तीनों का प्लान होता है कि फाउंडिंग टाइटन एरन के पास है, इनको पता चलती है। तो एरन अगर उनके साथ हो लेता है तो वो पूरी टाइटन को एकदम बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और पैराडाइज आइलैंड के जितने भी लोग हैं उन सबको मार करके पूरी तरह से एल्डियन का नामो निशानी खत्म कर देंगे, तो फिर दुनिया में पीस हो जाएगा। ये प्लान था उनका। और इस प्लान को रोकने के लिए इनके जो फौज में होते हैं कमांडर एरविन होता है, फिर ये कैप्टन लीवाई होता है, फिर इसके बाद एक कमांडर हैंजी होती है। ये तीनों अपने अपने कमांड्स में मतलब पूरी कोशिश करते हैं इस बंदे को वो ना ले जा पाए। वो तीनों टाइटन इस बंदे को किसी तरह से किडनैप कर देते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए ये भाई सारे जोर लगा देते हैं अपनी, और फाइनली उसको बचा भी लेते हैं। फिर भी बचाने के दौर में और ये अरे एक जगह गिर जाता, जहाँ पे एक टाइटन इनको अटैक किया, तो एरन बस अपनी ह्यूमन फॉर्म में था, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और गुस्से में गुस्से को बचाने के लिए एक टाइटन को अपने ही नॉर्मल मतलब ह्यूमन फॉर्म में था, समय उस पंच से एक टाइटन के पंच को हिट कर पाई। टाइटन के पंच को हिट करते ही ऑब्वियस सी बात है, बस फाउंडिंग टाइटन की पावर थी, बस वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही इसने कुछ किया तो सारे टाइटन्स एक तरह से देखा है तो इसके ऑर्डर्स पे आ गए। तो इसने बोला, एक इसमें 20 टाइटन था जो कि यूएसडी किया गया था काफी बड़ा था, तो जैसे बोला इसने आई किल यू, इट्स लाइक, तो उसने कमांड दिया। इस तरह से सभी टाइटन को लगा कि कमांड मिल रहा है, और फाउंडिंग टाइटन का उन्हें बस ये पता था, उन्हें कुछ नहीं, इतना टाइटन का दिमाग ये क्या करता है क्या, बस जो टाइटन को कंट्रोल कर पाते थे उनके पास सोचने समझने की अच्छी शक्ति थी, बाकी उनके पास नहीं होती। तो उसका कमांड आया कि आई किल यू, तो उसके बाद सारे टाइटन्स जो थे, वो जो सामने 20 टाइटन था उसके ऊपर अटैक, आसपास जो भी टाइटन्स आ रहे थे इनके पास हीरोइन को मारने के लिए, तो सामने आ रहे सारे टाइटन्स को मारने। ये देखते सभी को अजीब लगा, ये क्या हो रहा है, टाइटन वापस लग गए। फिर धीरे धीरे करते ये बात चली भाई, ये टाइटन्स को ये रंग कंट्रोल। फिर इसके बाद ये सारे ऑफिसर आते अंदर। फिर इसके बाद एनी का पता चलता है, बाकी ये बेस्ट था बट एनी का नहीं, आर्मी का सब कुछ, क्योंकि जब एनी और ये जब एरन लड़ रहे थे जो उसको बूट थे फाइटिंग स्किल्स, जो फाइटिंग स्किल्स वो बिल्कुल एनी की थी। इस बात तो आर्मी की हल्का सकती, तो आर्मी ने एरविन को बताया, तो एरविन ने सीखने के लिए आर्मी की ऐसा कितना सारी सीख रहे थे उस लड़की को, जो डंजन के नीचे जो जाती हैं उनमें के शरीर को चला के ले आओ, ताकि वो अपना ट्रांसफॉर्म हो पाएगी और उनको हैंडल कर पाएगी। लेकिन वो क्या, वो समझ जाती है इस ख्याल को, वो समझती है आर्मी जाकर उससे हेल्प मांगता है कि हेल्प कर दो, क्योंकि तुम मिलिट्री पुलिस में हो, तो एरन को डिस्ट्रिक्ट से शिफ्ट करने में काफी मिलिट्री वाला कोई चेक नहीं करेगा, तो इस तरह से आर्मी से कन्विंस कर लो। सब कुछ सही चल रहा था, वो उसको अंडरग्राउंड वाले इंटेलिजेंस के पास लेके भी आए थे, लेकिन एट लास्ट मोमेंट में एनी को पता फॉलो हो और सारे फॉलो ही कर रहे थे, ये वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होते ही एरन के पास कोई रास्ता नहीं सकता, वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो उन्हें भी काफी लड़का वहाँ एरन कमजोर छुट गया, फिर नहीं एरन के लिए वहाँ पे एरन लेके वहाँ नहीं के साथ के पीछे भी चली जाती है और दवाई भी पीछे आता है। फिर नीचे से बोलती है किसी के एरन को बचाना,
लीवाई भी भाई इस तरह से था बंदा, अलग ही लेवल का बंदा था वो। स्किल्स फाइटिंग स्किल्स इतने तगड़े थे, वो दोनों हाथों से इक्वली वो अपने स्वर्ड को करते थे। आयरन एंड जब भी वापस ले गया था। फिर उसके बाद टेस्टफुल का राइनर था, ये दोनों भी जब एलिट करी जाती है मुझे पता ही जाती है खुद को एक हार्ड स्कोप में कैच होता है, और थोड़ा सा हार्ड था कि कोई चीज स्कोप नहीं की कहानी बढ़ती जाती है। आयरन को एक चर्च होता है अंडरग्राउंड से, वहाँ पे शायद करता है जो उसका फाउंडिंग टाइटन का जो रियल प्लान उसमें और उसकी जितनी चीज हो गया वो उसको ह्यूमन फ्यूचर का और इसको करने को बोलता ऐसा बोलता, यानी कि जो फाउंडिंग जो पावर है वो उसके पास प्रॉपर वो टाइटन से बट बात ये कुछ हद तक ही हो गया, रेडी भी है, लेकिन इन द लास्ट मोमेंट वो डिनाई करते हैं, वैसा नहीं करते। काफी क्या बहुत ही हार्ड नहीं एक सीरम टाइप का, तो वो आयरन किया तो और वो किया जो गुफा कोलैप्स हो रहा था वो कन्वर्ट हो रहा था, उसका जो फादर होता है वो काफी बड़ा फादर तो पूरा जो अंडरग्राउंड जो बना हुआ था वो कोलैप्स हो गया था। आयरन हार्डनिंग टाइटन में कन्वर्ट होकर इस गुफा की पूरी स्ट्रक्चर को बता देता है, जिसकी वजह से इसके सारे दोस्त होते हैं। तो फाउंडिंग उस हार्डनिंग पावर सीरम को जान के ये चीज को यूज करना चाहता था कि जिसमें वॉल्स में वॉल्स जहाँ जहाँ ब्रीच जहाँ चीज उसको रिपेयर करने के लिए आंधी एज एक कम्युनिटी कुछ तरह से प्रिपेयर करनी थी और वो सक्सेसफुल भी हुई। ऐसा करके कि हार्डनिंग पावर यूज करके ने सारे जो चीज थे वो क्लीन करो जाती है। तो ये वही बताया मैंने, पेट्रोल और राइनो इसको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर एक और होती है वो स्टोरिया और वो स्टोरिया को छोड़ना पेट्रोल और राइनो भी थे जो हमारे काम चले जाते हैं। इस बीच में आयरन बच जाता है, आयरन को वहां से लीवाई होगा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पावर होती है वो फाउंडिंग टाइटन की होती है, वो एक बार अच्छे से कंट्रोल कर पाए टाइटन को, फिर वो जो चाहे वो कर तो एट लास्ट ये तो अलग ही realm होती है जिसमें वो एक्सेस ले सकता था, जहाँ जो इनिशियली टाइटन की जो फाउंडर थी ये मीर वो मिल जाती उस कंडीशन में वही रहता तो, और एरन वॉस को एक्सेस मतलब वहाँ एक्सेस कर सकते थे। तो इसमें फीचर पार्ट सब कुछ देख लिया हर जगह। तो ये आता है क्या रिवोल्ट टाइप के तो वो जो इंडियन पीपल थे उनकी बातों को प्रदेश के जितने तो को मान लिया बड़े कर रहा था, ऐसा करके अपने माविया में अटैक शुरू किया, खुद से ही प्लान किया था और अपने दोस्तों को कर दिया पता हो गई। और भी जो इनके इसके साथ में जो क्लोज जो पेट में से इनसे लेके मार ले को एक तरह से बुरी तरह से तबाह होती है, जैसे कि
इन लोगों ने बेडफोर्ड और राइनर ने इसके जिले को मतलब इससे घर किया था, इसके टाउन स्टाइल। ये अटैक ऐसा था कि उनको भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद एरन अपने जो कोलोसल फॉर्म होता है, जो टाइटन का फॉर्म होता है, उसमें आकर के लड़ रहा होता है, तभी वहां पे एक हैमर टाइटन आता है। हैमर टाइटन क्या होता है कि बेसिकली टाइटन्स की जो फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए जो ह्यूमन है उसको टाइटन के बॉडी के अंदर ही रहना होता था, लेकिन हैमर टाइटन के साथ ऐसा नहीं था। वो अपनी बॉडी को कहीं दूसरी जगह ग्राउंड में छिपा देता था। मतलब बेसिकली एक लड़की उसको कंट्रोल करती थी, तो छिपा कर रखी थी एक हार्ड सेल में, और हैमर टाइटन इधर बाहर लड़ रहा था एक थिन लाइन से वो जुड़ी थी। तो इस चीज को फाइंड आउट कर लेता है, और फाइंड आउट करने के बाद उसको वहां से निकालता है। निकालने के बाद वो काफी हार्ड सेल में पैक थी, खुद को पैक कर रखी थी, वो टूट नहीं पाता है। तो एक और टाइटन था वहां पे, जिसके सेल्स काफी मतलब उसके जो क्लॉज थे, जो उसके मुंह थे, जो दांत थे उसके काफी हार्ड थे। तो उसके हेल्प से वो उसको क्रश करके उसके मुंह को ऐसा यूज करके क्लैम्प टाइप का वो हार्ड सेल को तोड़ देता है। तोड़ते ही फिर उसको वो खा जाता है। तो इसके पास आर्मर टाइटन था, सॉरी, इसके पास जो फाउंडिंग टाइटन की पावर थी, और प्लस अभी हैमर टाइटन की भी पावर है इसके पास। तो इसके पास हार्डनिंग स्किल्स भी थी। अब ये हार्डनिंग स्किल्स को यूज करके और भी बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करता था। तो फिर वहां से ये सारे वापस आ जाते हैं डिया में, मतलब पैराडी आइलैंड। यहाँ आने के बाद सभी पूछते हैं कि तुमने ये बेवकूफ़ी वाला हमला किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, खुद एक्ट मत करो। तो ये इसका सिंपल सा रिप्लाई था जो मुझे सही लगा मेरे लिए। ये जीक के प्लानिंग से और इसके प्लान के अकॉर्डिंग होता था। जीक का प्लान ये था कि जितने भी एल्डियन लोग हैं उनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो नहीं आए, ये ऐसे ही फिनिश ऑफ हो जाए, मतलब दुनिया से वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनके बच्चे जन्म लेंगे फिर ये खत्म हो जाएंगे। एक था एकदम शांति वाला तरीका, और दूसरा ये था टाइटन से अटैक करवा खत्म करना। तो एरन समहाउ एग्री हुआ था, बस उसको दिखाने के लिए, उसका प्लान जानने के लिए क्या है। इन द एंड जब उसको पता चलता है ज़ीक का प्लान ऐसा है, तो वो अपने खुद से एक्ट करना शुरू कर देता है, फिर ज़ीक को वो छोड़ देता है। ये बात ज़ीक को अच्छी नहीं लगती, ज़ीक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके प्लान की पूरी बैंड हो जाती है इसने। फिर इसके बाद कहानी से आगे बढ़ती है। फिर फाउंडिंग पावर टाइटन, मतलब जस्ट मैं आपको समरी में बता रहा हूँ, देखोगे तब पता चलेगा आपको। वो अटैक ऑन टाइटन सीरीज देखोगे तब सही से और क्लियर पता चलेगा। तो इसमें होता क्या है कि फाउंडिंग पावर टाइटन के पावर यूज करके ये जितने भी वॉल्स होती हैं ना, वॉल्स, रोज, सीना, मारिया, ये जो इतनी हाइटेड वॉल्स हैं, ये सारे हाइटेड वॉल्स में कोलोसल टाइटन्स होते हैं जो टाइटन अटैक करते हैं इन पे। तो ये सारे कोलोसल टाइटन्स से तीनों वॉल में एज ए स्ट्रक्चर के टाइप में खड़े रहते थे हमेशा, और ये बाहर से सीमेंटेड थे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था कि वॉल्स में है क्या, सिंपली वॉल टाइप का था। तो इन तीनों वॉल्स को बनाने का काम किया था जो इनिशियली यमीड थी, जो सबसे पहले थी 2000 साल पहले, जिसने टाइटन्स को बनाया, जिससे टाइटन्स जन्म। तो उसके जो राजा था, ये उसके ऑर्डर्स भी उसने इतने टाइटन्स की फौज लगाई और सबको दीवार में से चुनवा दिया एज ए स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए, ताकि बाहर की दुनिया इन अंदर की दुनिया में कभी एक्सेस ना ले। तो अब होता यह है कि एरन के पास एक ऑप्शन था कि अगर अपने दोस्तों को बचाना है तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए इसने पूरी दुनिया मिटाने पे जिद किया, और इसने ऐसा किया। सारे टाइटन्स को इसने फ्री कर दिया। जैसे इसने अनहार्डन किया सारे टाइटन्स की पावर को, तो इसके साथ जो एनी बेसमेंट में जो सील थी अपने खुद के कवच में, मतलब वो हार्ड स्टोर में खुद को बंद कर रखी थी, वो भी अनहार्डन होके वो टूट जाता है। सारे टाइटन वाइप आउट हो जाते हैं पूरी वर्ल्ड पे। अबाउट 80% पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है, पूरी तरह से वाइप आउट हो जाती है। उसके बाद सारे लोग कहते हैं एरन भी फाउंडिंग टाइटन में कन्वर्ट हो चुका होता है, स्केलेटन टाइप का। अब उसको मारना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका था। सारे इसके दोस्त, अब इसके पास यही ऑप्शन बचा था कि एरन को मारने पर ही सारी रंबलिंग रुक पाएगी।
जो भी जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ह्यूमैनिटी लॉस हो रही है, एरन को मारने पर ही रुक पाएगी। इस काम को करने के लिए कौन करे, उतना स्किलफुल कोई था नहीं। अभी लेवाई भी उस हालत में नहीं था जो फुल पोटेंशियल से लड़ पाया अपने। हाँ, वो बंदा अगर फिट रहता तो लड़ पाता, बट एज अवन जो उसकी हालत थी उस कंडीशन में नहीं था कि वो उतना कम्पीट कर पाए, क्योंकि वो ज़ीक को कंट्रोल कर रहा था। ज़ीक के पास उसने थंडर स्पीयर्स लगा रखे थे उसके शरीर में। ज़ीक खुद को वहाँ से फ्री करने चक्कर में थंडर स्पीयर्स फोड़ देता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन में लेवाई भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। तो देखते हैं अभी हम, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एरन स्केलेटन स्ट्रक्चर में, और वो मूव कर रहा होता है। उसके साथ साथ सारे कोलोसल टाइटन मूव कर रहे होते हैं। अब उसको मारने के लिए मीकासा ऑप्ट करती है कि वही इसका एंड करेगी। मीकासा अब उसको गेस करती है कि मीकासा मतलब एरन कहाँ हो। सिंपली से बात है, एरन जो कंट्रोल कर रहा था उसके हेड से कर रहा था, सिर के अंदर था, मतलब मुंह के अंदर था। तो उसको बोलती है वो कैप्टन लीवाई को कि उसके मुंह तक का एक्सेस को मतलब क्लियर करो। उसने थंडर स्पीयर्स यूज करके उसके जो दांत होते हैं दांत तोड़ देता है बाहर से, फिर अंदर जाता है। अंदर जाती है, इससे एंटर करती है। एरन सामने दिखता है। आखिरी बार उसने आंखें खोली थी मीकासा को देखने के लिए, बस उसी ब्लिंक ऑफ सेकंड में मीकासा उसकी गर्दन काट देती है। यही एक सॉल्यूशन था बस एरन को रोकने का। उसने कहा भी था कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, तुम अपने आप पर एक्ट कर सकते हो, यू कैन एक्ट अपॉन योर ओन। सो दिस वाज जस्ट अ हिंट फॉर देयर comrades, like he had said earlier, he is not going to obstruct him if they act their own will. So that's why जब मीकासा ने उसको गर्दन काटी तो उसने अपोज भी नहीं किया। मीकासा ने जब उसकी गर्दन काट दी तो उसके बाद सारे जो टाइटन्स थे एज इट इज जो जहां थे वहीं रुक गए। रुकने बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वो मीकासा उसकी हुई करती थी, आर्मी आती है। आर्मी में देख के बहुत रोता है। इनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था उस रमनी को रोकने। आयरन मानने वाला नहीं था, क्योंकि आयरन को अब ये मीर कंट्रोल कर रही थी जो पूरे टाइटन्स की फाउंडर थी, वो कंट्रोल कर रही थी। एक तरह से वो अपने सपने को पूरा करना चाह रही थी, कोई ह्यूमैनिटी का बच्चे, क्योंकि उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। आप देखो अटैक ऑन टाइटन सीरीज फिर आपको बता जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरी दुनिया फिर से सही हो जाती है, सब तरफ बच्चे खुश रहते हैं, खुशहाली हो जाती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है और ये स्टोरी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो एरन को बस वही दफना दिया जाता है जहाँ पे वो बचपन में हमेशा सो जाया करता था। जब वो एरन के साथ लकड़ियाँ चुनने के लिए जाया करते थे तो जनरली वो एक पेड़ नीचे जाकर सो जाया करता था। तो मीकासा और आर्मी बोलते हैं इसको वही दफनाया जाएगा। और कुछ सालों बाद जब मीकासा की डेथ हुई तो मीकासा को भी एरन के जो ग्रेव थी उसके पास ही उसको दफन किया गया। तो छोटी सी खत्म नहीं थी। देखो आप एक बार समय मिले तो देखो एक बार, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे बहुत तगड़ी लगी। मतलब इस टाइप की स्टोरी है कि इसमें कह सकते हैं कि लव सीन कहीं नहीं है, कोई रोमांटिक सीन नहीं है, बट फिर भी इसकी जो अफेक्शनेट है इन दोनों की, एरन की और मीकासा में जो अफेक्शन है ना, ये अलग ही है। कहीं आपको स्टोरी में कंप्लीट स्टोरी में बस ऐसे ही बाई बिहेवियर दिखेगा, बट कहीं एक्चुअली में है नहीं। आप देखोगे फिर आपको फील होगा। तगड़ी स्टोरी लिखी है, बढ़िया। होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस। थैंक यू।